एसईओ का इंट्रोडक्शन, हम्म, टाइप्स और टेक्निक। टेक्निक्स। ठीक है, आज हमने पढ़ना है एल्गोरिदम एंड अपडेट्स। एक बार सिर्फ क्रॉलिंग समझा दोगे दोबारा? क्रॉलिंग। क्रॉलिंग, देखो यार, क्रॉलिंग होता है कि जब भी जो जिसके एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सर्च इंजन होते हैं ना, उनके जो वेब क्रॉलर्स है वो आके हमारे वेबसाइट को रीड करते हैं। अच्छा, बस इतना ही है ना? हाँ, ठीक है। इंडेक्सिंग होता है कि जो हमारा वेबसाइट है उसके वेब पेजेस को अपने सर्वर में स्टोर करते हैं। अच्छा, इंडेक्स का मतलब होता है स्टोर करना। हाँ, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अभी देखो, फिर क्लियर है। एल्गोरिदम्स बहुत सारे हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ, क्या है, रैंकिंग एल्गोरिदम से, बट हम कुछ मेजर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से पहला क्या है, पहला है पांडा। क्या नाम है? पांडा। पांडा। ये कब आया था? ये फैब 24 2011 में आया था। हाँ। और इसको लाने वाला था, इसके नाम से कोई मतलब नहीं है सच में, बट इसका नाम था नवनीत पांडा। ठीक है, ये लेके आया था। अब देखो, लेट्स सपोज कोई एल्गोरिथम आया तो उसका यूज क्या था, जैसे कि इसका काम क्या था, इसका काम था जितने वेबसाइट गूगल पे लो क्वालिटी वाले हैं, ठीक है, जो वेबसाइट लो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वेबसाइट डुप्लीकेट कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो वेबसाइट कंटेंट फार्मिंग या कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं। कंटेंट फार्मिंग मतलब क्या होता है कि सिर्फ भरना चीजों को, सिर्फ कंटेंट लिखना, उसका कोई मतलब नहीं है कि क्या कीवर्ड है, क्या है इंटेंट है बेसिकली यूजर का, ठीक है। या फिर जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं विदाउट एनी लॉजिक कि उस पर्टिकुलर चीज को वहां पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, ऐसे कुछ करके लोग ना वेबसाइट को रैंक करवा देते, तो ऐसी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन से हटाना, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे, इसके अगेंस्ट मतलब गूगल के गाइडलाइंस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसको ऊपर लेके आना। क्लियर है? हाँ सर। तो मतलब क्या कि अब मेरे को इस वाले एल्गोरिदम के, इस एल्गोरिदम से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी कंटेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, हम्म। ओरिजिनल कंटेंट देना पड़ेगा, ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। तो पांडा में क्या था, लो क्वालिटी कंटेंट को अवॉइड करना है, ओरिजिनल कंटेंट देना है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं लिखना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, और वैल्यूएबल कंटेंट यूजर के लिए प्रोवाइड करना है जो कि हमारे कीवर्ड से या फिर हमारे कीवर्ड के इंटेंट को पूरा करता है। ये था किसका, ठीक पांडा है। का। उसके बाद आया था एक पेंगुइन। देखो, एक सबसे पहला था जब गूगल कब आया था, 1998। 1998 में, ठीक है। तो उस वक्त जो एक रैंकिंग एल्गोरिथम था गूगल का, उसका नाम था पेज रैंक। क्या नाम था? पेज रैंक। पेज रैंक। तो इसका, इसमें इसने क्या बोला भाई, पेज रैंक में बोला गया था कि जो भी वेबसाइट्स है, उन वेबसाइट के जितने भी बैकलिंक्स होंगे, मतलब जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे इनके पास, उन बैकलिंक्स के बेसिस पे हम जो भी वेब पेजेस है उनको क्या करेंगे, रैंकिंग देंगे। क्लियर है? तो एक ही फंडा है भाई कि अगर आपका एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के पास जितने ज्यादा बैकलिंक्स है, उस बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हुआ ये था कि भाई लोगों का फोकस, मेन फोकस कहाँ पे आ गया, लोगों का मेन फोकस आ गया था बैकलिंक बनाने पे। क्वालिटी कंटेंट देने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, बैकलिंक बनाने बहुत बैकलिंग ज्यादा। बना रहे हैं। हाँ, तो जिससे क्या था कि भाई यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता, और
कंटेंट की क्वालिटी भी खराब हो रही थी। तो ये बेसिकली ऐसा आपके नॉलेज के लिए कि ये पहला रैंकिंग एल्गोरिथम था, इसका कोई यूज नहीं है आज की डेट में, ठीक है। कि भाई अब ये चीज हो रहा, तो इसी चीज से ओवरकम करने के लिए कि बैकलिंक की क्वालिटी अच्छी हो, अच्छी वेबसाइट से बनाए, कौन ये आया था बेसिकली पेंगुइन अपडेट होता है। पेंगुइन अपडेट भी कब आया था? पेंगुइन अपडेट भी आया था 2011 में। इसका बेसिकली क्या था, जो हमने बैकलिंक बनाए हैं, ठीक है, उस बैकलिंक क्वालिटी के लिए काम करता था कि भाई जो भी वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट अदर मतलब अननेसेसरी सोर्सेस या फिर इररिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं, उनकी रैंकिंग को डिक्रीज करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बैकलिंक खरीदे हुए होते हैं, उनको डिक्रीज करना है, स्पॉन्सर्ड बैकलिंक नहीं लेना, ठीक है। रिलेवेंट साइट से बैकलिंक बनाना, और जो वेबसाइट क्वालिटी रेपुटेशन गूगल के नजर में पहले से ही खराब है, उन वेबसाइट से बैकलिंक लेना, ये सारी चीजों को क्या करना था, अवॉइड करना था। वो समझ गए? हम्म, ये करता क्या था, बेसिकली पैनलाइज कर देता था उन वेबसाइट्स को जो भी वेबसाइट बैड बैकलिंकिंग टेक्निक्स को अपना रही है। अब बैड बैकलिंकिंग वो क्या हो सकती है, जो लो क्वालिटी साइट से बना रहे हैं, नेचुरल लिंक्स नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाई क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक बनानी है, रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक बनानी है। अब रिलेवेंट वेबसाइट कैसे आएगा, जैसे देखो, मेरा जो सेक्टर है वो एजुकेशन का है, तो मैं जो बैकलिंक बनाऊंगा वो किसी एजुकेशन सेक्टर वाली वेबसाइट से ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं फिटनेस वाली वेबसाइट पे जाके एजुकेशन के लिए बैकलिंक बना रहा हूँ, ये कहीं से भी क्या है, रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। मैच नहीं करती। हाँ, तो हमें क्या करना है, रिलेटेड वेबसाइट से ही बैकलिंक बनानी है। क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद आता है एक हमिंग वर्ड। एक है हमिंग वर्ड और एक है रैंक प्लेन, ठीक है। रैंक प्लेन आया था 2015 में, और ये आई थिंक ये भी शायद 2015 में ही आया था। हम एक बार 2015 में, और ये भी 2015 2016 में आया था ऐसे। अब इन दोनों का काम क्या था, देखो, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा है ना गूगल के ऊपर, वैसे वैसे इन्होंने क्या करना है, अपडेट्स आए बहुत सारे, रैंकिंग के अपडेट्स आए, एल्गोरिथम्स आए बहुत सारे, कि भाई उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, वेब पेजेस को रैंक देंगे। तो हमिंग वर्ड में क्या बोलते हैं, हमिंग वर्ड में ये लोग बोलते हैं कि जो भी वेबसाइट जिन लोगों ने कंटेंट को पुअरली लिखा हुआ है, ठीक है, जिनके कंटेंट यूजर की क्वेरी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या, कि लेट्स सपोज मैंने, किसी यूजर ने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, और बात किसकी हो रही है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की, और लोगों ने वेब पेज के ऊपर लिख रखा है क्या, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के ऊपर। या फिर तो हो सकता है कि कोई यूजर पूछ रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के फायदे क्या है, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के मॉड्यूल्स बता रखे हैं किसी ने, ठीक है, क्योंकि टर्म तो दोनों सेम है ना, डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से ऐसे कीवर्ड पे काम ना करके हमें क्या होना चाहिए, हमें काम किस पे करना है, हमें काम करना है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, जो कि चीजों को स्पेसिफाई कर देता है, या फिर जो यूजर का इंटेंट होता है ना, यूजर का इंटेंट, उस यूजर के इंटेंट को समझते हुए हमें काम करना है। लेट्स सपोज कोई यूजर कुछ भी कीवर्ड टाइप कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड का आंसर हमारे ब्लॉग में होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? हाँ सर क्लियर है।
सिंपल सी बात है भाई कि हमें कंटेंट कैसा क्रिएट करना है जो कि यूजर के इंटेंट से अलाइन होता हुआ हो और उसकी क्वेरी का आंसर हो। और उस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, और जो भी हम बेसिकली कीवर्ड यूज करते हैं उसी कीवर्ड का हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और रैंक ब्रेन का बेसिकली सेम चीज था कि यही बोलते क्या कि जो रैंक ब्रेन है बेसिकली उसमें जो इसके एआई के आए हैं, बेसिकली गूगल के जो मशीन लर्निंग है वो क्या करेंगे, वो यूजर के क्वेरीज के अकॉर्डिंग उनको लगेगा बेस्ट रिजल्ट है, कि जो भी यूजर के कीवर्ड को के लिए बेस्ट आंसर लगेगा उनको, वो ऊपर लेके आएंगे। तो जैसे हमने इसमें किया क्या, लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज किया, वैसे ही हमें इसमें भी सेम चीज करनी है। ये दोनों एक ऑलमोस्ट कह सकते हो सेम है। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है भाई कि आपको क्या करना है, यूजर की क्वेरीज के अकॉर्डिंग काम करना है, यूजर इंटेंट कीवर्ड पे काम करना है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलता है, जो इनके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो क्या करेंगे, यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट को ऊपर करेंगे। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक। उसके बाद था एक फ्रेड। क्या था? फ्रेड था। अब फ्रेड का काम क्या था, बेसिकली फ्रेड जो आया था वो आया था 2017 में। अब इसका ये था भाई कि जो हमारा यूजर है बेसिकली उस यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्सेसिव ऐड नहीं होना चाहिए वेबसाइट पे। एक्सेसिव ऐड होगा तो क्या होगा, सपोज मैंने वेबसाइट खोला है कोई, उसमें बहुत सारे पॉपअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे एड्स दिख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कंटेंट चुप रहा है। उससे क्या होगा, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। लो वैल्यू कंटेंट दे रखा है किस किस लिए, एड रेवेन्यू कमाने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, नहीं करनी हमें, क्या करना है, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा करना है। और जो एक्सेसिव एड्स है, अननेसेसरी पॉपअप्स नहीं डालने, ज्यादातर एड्स नहीं दिखाने। एड्स हम उतना ही दिखाएंगे जो कि हमारे कंटेंट या फिर जो हमारा लेआउट है उसके अंदर फिट बैठता हो। ठीक है। हम्म। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे 5 ऐड दिखे, ठीक है, तो 5 ऐड दिखाने के लायक कंटेंट भी लिखना पड़ेगा हमें उतना लंबा, तभी उसके बीच बीच में मिल पाएगा, स्पेस मिल पाएगा। तो जो ये बेसिकली एड और कंटेंट का है उस रेशियो को सही से बैलेंस करके चलना है। समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस को हमें अच्छा करना है, जो पहले एड कंटेंट का जो रेशियो बेसिकली कह सकते हो उसको बैलेंस करके चलना है। दूसरा जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको खराब नहीं करना, हमें यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा। क्लियर? हाँ सर। अब सिक्स्थ है वो मोबाइल डिजॉन। क्या नाम है? मोबाइल डिजॉन। अब देखो, जैसे हमने वर्डप्रेस किया तो उसमें क्या था कि जो हम वेबसाइट बनाते हैं डेस्कटॉप के लिए वो मोबाइल के डिस्प्ले में सही नहीं बैठता। बैठता है? नहीं। ठीक है। मोबाइल में सही नहीं बैठता, तो हमें यही चीज बेसिकली इसमें यही बोला था कि जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे उसको क्या बनाएंगे, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है। जो वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगा उन वेबसाइट्स की रैंकिंग को क्या कर देगा ये, डिक्रीज। डिक्रीज कर देगा, और जो वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होंगे उसको कर देगा डिक्रीज। increase। ठीक है। क्योंकि भाई अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है तो क्या होता है, उससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है। हाँ वो। और गूगल का ये कभी नहीं चाहेगा कि जो गूगल के यूजर है बेसिकली उनका एक्सपीरियंस उनके प्लेटफॉर्म पे आके खराब हो। तो हमें मोबाइल पे भी यूजर एक्सपीरियंस, मोबाइल का जो यूजर एक्सपीरियंस है उस पर भी
ध्यान देना पड़ेगा, और अपने मोबाइल, अपने जो हमारा वेबसाइट है उसको मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव करके चलना पड़ेगा। ये बेसिकली इन्होंने इस अपडेट में बोला है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद दो और है, एक क्या है, एक है पिजन, जो 7th है, और एक है पॉसम। ये दोनों बेसिकली लोकल लिस्टिंग से रिलेटेड है। लोकल एसईओ बोल लो या फिर लोकल लिस्टिंग बोल लो। लोकल एसईओ क्या होता है, पता है ये चीज? नहीं लोकल एसईओ नहीं पता। गूगल पे बेसिकली अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, पता है? हम्म, गूगल में बिजनेस जो लिस्ट करते हैं, जैसे आप कुछ सर्च करते हो, जैसे मैकडी, मान लो मैकडी सर्च करते हैं तो स्टोर कहाँ पे वो दिखता है ना, लोकेशन आती है उसकी। हाँ दिखता है। हाँ, तो वो बेसिकली लोकल एसईओ के थ्रू होता है, जिसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, गूगल में बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, उसमें जाके अपने उसको लिस्ट करते हैं और एड्रेस वगैरह लिखते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें बोला कि भाई वो वेबसाइट या फिर वो बिजनेसेस जिसका वर्डली लोकल एसईओ हो रखा है, मतलब क्या, नया कंसिस्टेंट नहीं है। नया मतलब क्या होता है, नेम, एड्रेस और फोन, ये तीनों लिखते हैं हम मेनली हम्म, अलग अलग वेबसाइट में जाके, कि लेट्स सपोज मान लो H1 टैग की था, जैसे कि H1 टैग ही था, तो H1 टैग क्या करेगा भाई, जिन वेबसाइट पे भी लिखेगा उस पे क्या लिखेगा, अपना नाम H1 टैग लिखेगा, अपना एड्रेस लिखेगा और अपना फोन नंबर लिखेगा। ठीक है, तो अदर अदर वेबसाइट पे गूगल के क्रॉलर जाएंगे और सेम सेम डेटा मिलेगा उसको, तो उनको क्या पता चलेगा भाई कि ये किसके बारे में बात हो रखी है, एचओटी इसके बारे में बात हो रखी है। तो उससे बेसिकली क्या होगा, उसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, जो उसकी इंक्रीज लोकल होगी। बिजनेस लिस्टिंग की है। तो हमें क्या करना है इसमें, इसको क्या रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। ठीक है, हमारा जो लोकल वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उसको ऑप्टिमाइज रखना है। ठीक है, मैप को क्या करना है, हमेशा सेम लिखना है हर जगह पे, जितने भी प्लेटफॉर्म पे हम इस कंपनी के बारे में लिखेंगे, उस कंपनी के मैप को हम कहाँ रखेंगे, सेम रखेंगे हर जगह पे। ठीक है, और हम्म, जितने भी बेचेंगे क्या आएंगे, रिव्यूज आएंगे। उन रिव्यूज को हमने क्या करना है, एनकरेज करना। अगर किसी यूजर ने नेगेटिव कमेंट किया हमारे बिजनेस को लेके, तो उससे हम पूछेंगे भाई कि क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है, हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और किसी ने मान लो पॉजिटिव रिव्यू दिया है, तो उसको हम एनकरेज करेंगे, और जो भी कर सकता है थैंक यू बोलना है और वो करेंगे हम। क्लियर है? मतलब क्या था भाई, कि जो ये विजन है, अगर उसमें हमने नैप कंसेशन नहीं रखा, रिव्यूज को हम एनकरेज नहीं कर रहे हैं, और गूगल पे जो हर चीज पूछ रहा है वो हमसे, हमने वो नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, हमारी लिस्टिंग की रैंकिंग डिक्रीज होगी। अगर डिक्रीज हम हो जाएगी। ये चीजें हमने करी है तो क्या होगा, इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी ज्यादा जगह पे हमने नैप अपने मेंशन कर रखे, मतलब जितनी ज्यादा जगह पे हमने अपने नैप को मेंशन करा, जितनी ज्यादा वेबसाइट पे, उतना अच्छा रहेगा, और जितने ज्यादा रिव्यूज हमारे पास होंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो पिजन बोलता है। अब पॉसम क्या बोलता है, पॉसम बोलता है कि भाई अगर हम लोकल एसईओ कर रहे हैं, तो जो हमने डेटा डाला हुआ है लोकल लिस्टिंग में वो इनकम्प्लीट है। अगर हमने इनकम्प्लीट डेटा, एड्रेस मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, मैंने फोन नंबर नहीं दिया अपना, या फिर मैंने ईमेल आईडी अपडेट नहीं कर रखी है, मैंने अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट नहीं कर रखे, तो ये बेसिकली क्या हो गया, इनकम्प्लीट डेटा हो गया। तो अगर हमने इनकम्प्लीट डेटा दे रखा है, तो क्या होगा, हमारी लिस्टिंग की रैंकिंग डिक्रीज होगी। और अगर मेरे को इंक्रीज करना, क्या करना पड़ेगा, इन डेटा को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है,
जो हमने कीवर्ड्स यूज करे होंगे वो कीवर्ड्स सही यूज करने हैं, जो हम एड्रेस देंगे वो एड्रेस हमें एक्यूरेट देना है, जहाँ पे बिजनेस है बेसिकली वही का हम लोकेशन में क्या करेंगे, पिन करेंगे अपने उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है। तो कितने पढ़े? हमने पढ़े हैं 7। कौन कौन से? एक हो गया पांडा, पांडा, दूसरा नाम भूल गया था। लिखा नहीं तुमने? लिखा, वो स्क्रीनशॉट लिया था। अच्छा, तो पांडा है, पेंगुइन, पेंगुइन है, पेंगुइन, पिजन, पिजन, रैंक ब्रेन, हमिंग हमिंग बर्ड, बर्ड, फ्रेड। ठीक है, वो सब। और क्या था? एक रह गया। बताओ। एक मिनट बता रहा जो हूँ। मैंने बोला रिस्पॉन्सिव बनता है नहीं बनता है? लास्ट में पढ़ाया था आपने अभी। नहीं नहीं, वो तो लास्ट में वो सब आया था, मोबाइल डीजॉन। मोबाइल मोबाइल के लिए जो था, मोबाइल डिजॉन। जिडॉन, मोबाइल जी डबल डी ओ एन। डिजॉन। मोबाइल डीजॉन, मोबाइल जीडॉन है, जीडॉन, मोबाइल जीडॉन। हाँ जिडोन, जिडोन ही बोल रहा था। ये बेसिकली है। ठीक है, रिवाइज कर लेना इनको, बाकी मैं नोट तो भेज ही दूंगा। ये क्या थे हमारे? हाँ, एल्गोरिदम से। ये हमारे एल्गोरिदम्स थे। ये सर लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? अभी कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे ना, ये बताऊंगा मैं आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं। लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल। तो कीवर्ड ही पढ़ लेते हैं। देखो, जो कीवर्ड होते हैं दो तरीके के होते हैं। जो कीवर्ड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टेल, एक होता है लॉन्ग टेल। अब जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है ना, वो एक कोई भी स्पेसिफिक टर्म हो गया। जैसे मान लो मैंने सर्च कर दिया शूज, ये भी सर्च कर दिया मैंने जैकेट, ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म है। तो एक से जो दो वर्ड के होते हैं कीवर्ड, वो होते हैं शॉर्ट टेल। वही अब दो वर्ड से ज्यादा होता है, मोर देन टू वर्ड्स होता है, वो क्या होता है? लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल। जैसे मैंने लिखा बाई फॉर्मल शूज फॉर मैन, या फिर फॉर्मल शूज फॉर मैन लिख दिया मैंने, फॉर्मल शूज फॉर मैन। तो जो ये कीवर्ड है बेसिकली, ये क्या है? लॉन्ग टेल है। लॉन्ग टेल। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, स्पेसिफाई कर दिया ना हमने। यहाँ पे सिर्फ मैंने शूज लिखा, शूज से कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि शूज चाहिए, क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई फॉर्मल शूज चाहिए किसके लिए? मैन के लिए। मेंस के तो लिए। ऐसे कीवर्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। लॉन्ग यहाँ पे कह टेल। सकते हो इसमें बेसिकली यूजर का इंटेंट दिख रहा है कि उसको क्या चीज चाहिए और कौन सी चीज चाहिए। इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है उसका जो यूजर वॉल्यूम होता है, जो सर्च वॉल्यूम बेसिकली इसको बोलते हैं, वो हाई होता है। इसमें वॉल्यूम लो होगा। लो होगा। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में कंपटीशन भी हाई होता है, हम्म, और इसमें कंपटीशन लो होगा। लो होता है। मतलब हम अगर ये वाले कीवर्ड्स यूज करते हैं तो हमारा रैंक होने के चांसेस ज्यादा होता है एज ज्यादा कम्पेयर है। जब हम शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन चीज क्या है? कन्वर्जन का। तो इसमें कन्वर्जन लो होता है। कन्वर्जन लो क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर रखा है कि क्या चीज चाहिए, बट यहाँ पे कन्वर्जन हाई है क्योंकि हमने यहाँ पे
डिफाइन कर रखा है कि डिफाइन कर रखा है। हाँ क्या चीज चाहिए बेसिकली यूजर को। ये बेसिकली दो डिफरेंस है किसके बीच में, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल कीवर्ड के बीच में। अब ऐसे ही टाइप्स ऑफ मतलब कीवर्ड के ना इंटेंट होते हैं, जब हमने इंटेंट पढ़ा था ना, कीवर्ड के बहुत सारे इंटेंट होते हैं। इंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले समझ लो इनफॉर्मेशनल कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है, तो एक ऐसा कीवर्ड जिसमें ये दिख रहा होता है कि सामने वाला जो यूजर है जो सर्च कर रहा है उसको सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स सपोज मैं गूगल पे जाकर सर्च करता हूँ टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली या फिर टॉप 10 रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, या फिर लिख रहा हूँ मैं बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस टू विजिट। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड होंगे, क्योंकि इसमें यूजर क्या चाहता है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ। अब दूसरा होता है नेविगेशनल। अब नेविगेशनल कीवर्ड बेसिकली क्या है, हम जो सर्च इंजन है सर्च इंजन को कहीं पे कहीं ना कहीं नेविगेट कर रहे हैं। लेट्स सपोज जिसमें बेसिकली ऐसे कीवर्ड जिस कीवर्ड के अंदर क्या आ रहा हो, किसी ब्रांड का नाम आ रहा हो या फिर किसी पर्सन का नाम आ रहा हो या फिर किसी प्लेस का नाम आ रहा हो। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ बाय जारा शूज, तो इसमें क्या है बेसिकली, जारा जो ब्रांड है बेसिकली हम जारा को क्या कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं। नेविगेट कर रहे हैं। हम सर्च इंजन को बोल रहे हैं हमें जारा के वेबसाइट चाहिए या फिर जारा के प्रोडक्ट चाहिए, जारा की वेबसाइट पे लेके जाएगा हमें। या फिर मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कि मूवीज ऑफ ऋतिक रोशन या फिर मूवीज ऑफ शाहरुख खान या फिर सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह। तो अब यहाँ पे सर्च रिजल्ट में क्या आएगा, अगर मैंने लाइक सर्च किया सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह तो अरिजीत सिंह के गाने ही आएंगे सारे। ठीक है, या फिर मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे जाके कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, तो अब दिल्ली के बारे में बताएगा। या फिर तो बेसिकली यही सारे काम है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को मेंशन कर देते हैं और वहाँ पे अगर वो करवा रहे हैं हम रिडायरेक्ट करवा रहे हैं उसको सर्च इंजन को। मेन होता है पीपल एंड ब्रांड। ये हम अपने कीवर्ड में किसी बंदे का नाम लिख रहे हैं या फिर हम किसी ब्रांड का नाम लिख रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे या फिर उसी पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड मतलब पीपल से रिलेटेड कंटेंट हमें वो दिखाता है। ऐसे कीवर्ड को क्या बोलते हैं, नेविगेशनल नेविगेशनल कीवर्ड। कीवर्ड। उसके बाद होता है एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या होता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है एक ऐसा कीवर्ड जो क्या कर रहा है, जिसके अंदर बेसिकली हमें ये दिख रहा है कि सामने वाला बंदा कुछ खरीदना चाहता है। जैसे हम सर्च कर रहे हैं सेल, जिस जिन 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 लाइक जिन कीवर्ड के अंदर आ रहा है सेल का, सेल वर्ड आ रहा है, ऑफर वर्ड आ रहा है, डिस्काउंट वर्ड आ रहा है, बाय वर्ड आ रहा है, परचेस वर्ड आ रहा है। ऐसे वर्ड्स जिन जिन कीवर्ड्स में आएंगे वो सारे कीवर्ड्स क्या होंगे, ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड। उसके बाद कुछ होते हैं कॉमर्शियल कीवर्ड। कॉमर्शियल, ठीक है। अब कॉमर्शियल कीवर्ड क्या होता है, कॉमर्शियल कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड जिसमें इंसान को जरूरी चीज ढूंढ रहा होता है, जैसे कि वो यूज कर रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर बेस्ट, ऐसे वर्ड जिन कीवर्ड में यूज हो रहा है वो कीवर्ड क्या होता है, कॉमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। अब देखो ऐसा नहीं किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड का ना एक ही इंटेंट होगा, एक कीवर्ड का दो इंटेंट हो सकता है कि वो कॉमर्शियल और ट्रांजैक्शनल दोनों हो सकते हैं, वो नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल दोनों हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है क्या, बाय जारा शूज फॉर मैन, तो अब यहाँ पे क्या है, बाय वर्ड भी आ गया और जारा टर्म भी आ रहा है। जारा मतलब नेविगेट कर रहा है कहाँ पे, जारा की वेबसाइट पे, और बाय जारा पे मतलब वो खरीदना चाहता है। तो इसका इंटेंट क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन कीवर्ड हो गया। ट्रांजैक्शनल भी हो गया और नेविगेशनल भी हो गया। कीवर्ड की इंटेंट समझ गए। हाँ सर। ठीक है। अब देखो ऐसे ही ना गूगल पे कुछ अपडेट्स होते हैं, क्या होते हैं, अपडेट्स। अपडेट।
गूगल के अपडेट्स ना टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज आ गया तो कल नहीं आएगा, कल आ गया तो परसों नहीं आएगा, ये हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद कह सकते हो, ठीक है, आते ही रहते हैं अपडेट। और इन अपडेट्स को हमें पता करना है, तो इसलिए मैंने आपको क्या न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने को बोला था कि जैसे कोई गूगल का अपडेट आता है या फिर कोई भी अपडेट आता है इंडस्ट्री के अंदर, तो जो वेबसाइट है वो ब्लॉग बना के पब्लिश कर देते हैं। क्लियर है? हाँ सर। एक अपडेट था जिसका नाम था बर्ट। क्या नाम था? बर्ड। बर्ट का फुल फॉर्म क्या है? बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। क्या है? बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब इसका मतलब ये, अब देखो अब क्या था, पहले यूजर को गूगल सोचता था भाई जो कीवर्ड्स यूजर ने सर्च किया है उन कीवर्ड से क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। बट जो एक वो आया था हमिंग वर्ड और रैंक था, उसमें क्या था कि यूजर का जो इंटेंट होगा बेसिकली, कि मतलब उसने पूछा कि किसने सर्च किया भाई, बेस्ट वेडिंग हॉल इन वेस्ट दिल्ली, लेट्स सपोज, ठीक है, तो यूजर क्या चाहता है, बेस्ट वेडिंग हॉल इन वेस्ट दिल्ली। अब किसी बंदे ने काम कर रखा है बेस्ट मैरिज हॉल इन वेस्ट दिल्ली, या फिर बेस्ट पार्टी हॉल इन क्या वेस्ट दिल्ली। तो देखो जो ये कीवर्ड है बेस्ट वेडिंग हॉल इन वेस्ट दिल्ली, और जो दूसरा कीवर्ड जिसमें यूजर ने काम कर रखा है बेस्ट मैरिज हॉल या फिर बेस्ट पार्टी हॉल, तो दोनों का इंटेंट सेम है ना, सेम। हाँ सेम है। हाँ, तो बेसिकली वर्ड का मतलब क्या था कि भाई जो ये वर्ड है, इस वर्ड के जो मीनिंग है बेसिकली, इन मीनिंग से रिलेटेड जो अगर कोई कंटेंट है तो उन कंटेंट को प्रेफर करेगा। समझ गए? नहीं समझे? हाँ सर, समझ गया। ठीक है। मतलब क्या कि वो भाई सिर्फ यूजर के क्वेश्चन में फोकस करता है, उस क्वेश्चन का आंसर उसको अगर किसी वेब पेज पे मिल रहा है तो वो उसको रैंक करवाएगा, अगर इन कीवर्ड्स की वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं फिर भी मैच ऐसा तो नहीं करना। मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे क्या है, एक टर्म आता है, एक कीवर्ड क्या आता है, एलएसआई कीवर्ड आता है जिसको बोलते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये क्या होता है, बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं, इसमें कह लो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? सेम वर्ड। सेम वर्ड बेसिकली। लेट्स सपोज किसी ने काम कर रखा है वेडिंग हॉल पे और यूजर ने सर्च किया मैरिज हॉल, तो वेडिंग हॉल के कीवर्ड मैरिज हॉल तो दिखेंगे ना। किसी ने कर रखा है इवेंट प्लानर सर्च और किसी ने काम कर रखा है वेडिंग प्लानर पे, तो दिख सकता है। हाँ सेम चीज ही है। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली मान लो किसी ने सर्च कर रखा है मोबाइल एसेसरीज, ठीक है, और किसी ने काम करा हुआ है डेटा केबल पे, या फिर किसी ने कर रखा है और मोबाइल चार्जर पे, तो दिखेगा उसको रिजल्ट, दिखेगा। क्योंकि इनका इंटेंट क्या है, सेम है। सेम है। तो वही किस अपडेट के अंदर आया था, ये बर्ड में। वर्ड में। इसका फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शन एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, उसके बाद आया था एक कोर वेब वाइटल्स, वी फॉर वाइटल। अब इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि भाई जो भी आपका वेबसाइट है, ये बेसिकली
जो वेबसाइट स्लो लोडिंग स्पीड थी, स्लो लोडिंग पेजेस बेसिकली, उनको सर्च इंजन से हटाना और जिनकी स्पीड सही थी उनको ऊपर लेके आना। क्लियर है? तो इसके अंदर दो तीन चीजें हाँ होती है, सर। जैसे कि FID होता है, LCP होता है, और एक होता है CLS। इन तीनों का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इनपुट डिले, इसका है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, और इसका है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्लियर? हाँ सर। इसके अंदर बेसिकली था कि इसके अंदर था कि भाई जो भी हमारा वेबसाइट का लोडिंग टाइम है, इंटरेक्टिविटी है, और हमारे वेबसाइट का विजुअल स्टेबिलिटी है, ये बेसिकली विजुअल स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, ये इंटरेक्टिविटी हो गया, और ये लोडिंग स्पीड को काम करते हैं। इंटरेक्टिविटी मतलब क्या है कि भाई जो फर्स्ट इनपुट डिले मतलब जो भी हमारे वेबसाइट का सबसे स्मॉल साइज है, मतलब स्मॉल फाइल है बेसिकली हमारे वेब पेज के अंदर, वो कितना जल्दी लोड हुआ है, ठीक है। इसमें अगर वो 200 मिली सेकेंड से पहले लोड हो रहा है, किससे? 200 मिली सेकेंड से पहले हो रहा है, तो मतलब क्या है? गुड है। अगर 400 मिली सेकेंड तक, 200 से 400 मिली सेकेंड के बीच में हो रहा है, तो मीडियम या फिर मॉडरेट कह सकते हैं हम, कि भाई इसको क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर 400 से ऊपर है, ये क्या है? बैड है, इसको हमें बहुत जल्दी ठीक करना पड़ेगा। डेंजरस कह सकते हो कि भाई वेबसाइट लोड होने में दिक्कत आएगी, और मतलब उसकी रैंकिंग फिर सही से हो नहीं पाएगी। ऐसे होता है लागेस्ट में क्या है, जो लिमिट दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है? 2.25 सेकेंड बेसिकली। अगर 2.25 सेकेंड से पहले सारा लोड हो पा रहा है, मतलब ठीक है। अगर 4 सेकेंड तक जा रहा है तो खराब है, और अगर 4 सेकेंड से ऊपर है तो बिल्कुल खराब है। ये मीडियम है और ये बिल्कुल खराब है। 0.1 से नीचे है तो ठीक है, 0.25 से 25 तक बेसिकली तो मीडियम है, और इससे ऊपर है तो बैड है। समझ आया? हाँ सर। फर्स्ट इनपुट डिले, लार्जेस्ट कंटेंटफुल प्रिंट, और कम्युनिटी शिफ्ट। बेसिकली जो हमारे पेज का सबसे पहला एलिमेंट है, उसको लोड होने में कितना टाइम होना चाहिए? 200 मिली 200 सेकेंड। मिली सेकेंड। और जो सबसे बड़ा फाइल है हमारे वेबसाइट का, उसको लोड होने में कितना टाइम लगना चाहिए? 2.25 2.25, ठीक है। सेकेंड। और क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होने में 0.1, 0.1। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ मैट्रिसेस है जो कि इसमें देखा जाता है। पूरा बैटर जो हमारे वेबसाइट को कह सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस और स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद एक अपडेट आया था जिसको हम बोलते हैं गूगल का गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। इसमें बेसिकली क्या बोलता है कि भाई हम आपकी वेबसाइट को तभी रैंक करवाएंगे जब जो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट है वो यूजर के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर हमारा कंटेंट AI जनरेटेड होता है, कोई पर्पस नहीं है उसका, या फिर एक चीज कह सकते हो कि हमने सिर्फ रैंकिंग फैक्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए कंटेंट डाला हुआ है, तो हमारे वेब पेज क्या होगा? रैंक नहीं होगा। हमें यूजर के लिए हेल्पफुल कंटेंट डालना है, यूजर एक्सपीरियंस पे काम करना है बेसिकली, ठीक है। हाँ सर। हाँ, मतलब जो पहले क्या हम पढ़ रहे थे कि भाई हमें जो कंटेंट लिखना है, जो सर्च रैंकिंग फैक्टर्स को वो करके लिखना है, तो हम कहते हैं क्या है, जो यूजर का डिमांड है बेसिकली,
यूजर की जो नीड है उस नीड के लिए बेसिकली हमें क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है सर्च इंजन के फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही ना बहुत सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो अब ये अपडेट हमें पता कहाँ पे चलेगा, ये अपडेट हमें पता चलेगा, आप सिंपली गूगल पे जाओगे, जाके लिखोगे गूगल रैंकिंग इन अपडेट। अपडेट्स, या फिर टाइम लिखोगे 2025, तो 2025 में कौन सा अपडेट आया है वो बता देगा। ठीक है, अभी आप एक चीज करना, क्या करना कि भाई अभी ये देखना है आपको, मेरे को कि भाई सबसे लास्ट अपडेट गूगल का क्या आया है, मैं बता देता हूँ कब आया है। अब क्या है आपको ढूंढ के लाना है, मार्च 13 2025। ठीक है, 13 मार्च 2025 को क्या आया है, गूगल का लेटेस्ट अपडेट आया है। अब क्या अपडेट आया है आपको खुद से ढूंढ के लेके आना है। ठीक है। ठीक है, गूगल का बेसिकली एक पेज होता है जिसपे उसके सारे अपडेट्स की लिस्ट बनी हुई होती है, जिसको कह सकते हैं आपकी अपडेट की हिस्ट्री वहां पे लिखी होती है, कौन सा अपडेट कब आया है। ठीक है, हम्म। अब एक और फैक्टर है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं EEAT। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपीरियंस को, ये वाला ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपर्टीज को, एक्सपर्टीज, ये रिप्रेजेंट करता है ऑथोरिटेटिवनेस को, ऑथोरिटेटिवनेस, और ये ट्रस्टवर्थीनेस। ठीक है, मतलब क्या, अब देखो जो भी कंटेंट लिखा है, अब बात आ जाएगी कि भाई जो कंटेंट लिखा है वो किस यूजर ने लिखा है, बेसिकली उसका ऑथर कौन है, उस ऑथर का एक्सपीरियंस कैसा है भाई, उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री के रिलेटेड वो बंदा कंटेंट लिख रहा है, उसका एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, ऑथोरिटेटिवनेस है, ट्रस्टवर्थीनेस के, बेसिकली इस चीज को देख के क्या है उनको डिसाइड करता है कि भाई कौन सा कंटेंट कितना सही हो सकता है यूजर के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, तो जो उस पर्टिकुलर ऑथर है क्या है, बायो है, बेसिकली ऑथर का बायो हमें सही से लिखना है। कि जब आप एक वेबसाइट बनाओगे और आप ब्लॉग डालोगे, तो बेसिकली उस ब्लॉग का जो ऑथर होगा, उस ऑथर की हमें एक स्ट्रॉन्ग बायो बनाना है, जिसमें उसके एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज को हम दिखाएंगे कि भाई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री में काम कर रखा है, ये बेसिकली उससे क्या है, एक्सपीरियंस। क्लियर है? हाँ सर। तो आज के लिए बेसिकली हम यही रखते हैं, और मैं नोट्स ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है आपको, तो वो पढ़ लेना। और इसके लिए जो अपडेट्स है ना, ये अपडेट्स का तो आई थिंक नोट्स में नहीं होगा, तो अपडेट्स का मैं नोट्स आपको आज भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया हो? ये रिव्यू एक बार वो पढ़ूंगा तो समझ आ ही जाएगा सब कुछ। ठीक है, एक बार पढ़ के फिर जो भी क्वेरी हो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। अच्छा सर, वो आप वो नोट्स किस में बनाते हो? हेलो। क्या क्या बोल रहे हो? आप नोट्स किस में बनाते हो सर वो? जो तुमने भेजा ना अभी, हाँ। वो तो मैं कैनवा में बनाता हूँ। कैनवा में लिखते खुद ही हो उसमें? हाँ। हाँ, मैं भी सोच रहा था नोट्स बनाने की ऐसे, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, हाँ तो कैनवा वगैरह में बना लो, कैनवा में सही है, डिजाइनिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है। ठीक है,
एक सुनो, एक टूल का यूज कर